नमस्कार, मैं लीची आप सभी दर्शकों का इंदौर डायरी के आज के एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट विनी झारिया जी। विनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज भी हमारे समाज में बच्चों में रिलेटेड व्यवहारिक और मानसिक चुनौतियों के बारे में लोगों के प्रति जानकारी नहीं है और इसी विषय पे बातचीत करने के लिए विनी जी आज हमारे साथ आई हैं। तो विनी जी, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि बच्चे किस तरीके की बीमारियों को, जिससे उन्हें लिखने और पढ़ने में तकलीफ होती है, झेलते हैं। ओके, थैंक यू लीची इस क्वेश्चन के लिए। हम जब बच्चों की और बच्चों से रिलेटेड डिसऑर्डर या बीमारियों की बात करते हैं, वहाँ पर 4 तरह की चीज़ें हैं जो बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बच्चों में रीडिंग राइटिंग डिफ़िकल्टी होती है, जहाँ पे बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है, सही से रीड नहीं कर पाता है, उसे शब्द जो हैं वो उल्टे लिखता है वो। एंड कई बार बोला जाता है कि हर बच्चा उल्टा लिखता है वो रिकवर कर लेगा, बट नहीं, ये एक डिफ़िकल्टी है। दूसरी चीज़ जहाँ पर हमने बहुत कॉमनली अभी हमें कोविड के बाद से ये देखने को मिला है, ASD इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में अलग वे में हो रहा होता है, या तो कम या फिर ज़्यादा। तीसरी चीज़ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसके अंदर बच्चे की जो चंचलता है, अटेंशन स्पैन है, वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। कई बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, कई बच्चे बहुत इनअटेंटिव होते हैं। चौथी चीज़ है बिहेवियरल इशू, यानी कि व्यवहारिक प्रॉब्लम, जहाँ पर स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है बच्चों में, तो बच्चों में का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो बहुत अलग वे में देखने को मिलता है, जो प्रॉब्लमैटिक है। सो ये 4 चीज़ें हैं जिन पे हम आज की डेट में वर्क करते हैं। जी, आपने एक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से डिसऑर्डर रहते हैं, लेकिन अगर हम इसे थोड़े और ज़्यादा बारीकी से देखें तो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, आप उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ओके, सो जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा टर्म है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया कॉमनली देखने को मिलता है। डिसलेक्सिया का मतलब होता है बच्चे को रीडिंग एंड राइटिंग में डिफ़िकल्टी होना। डिसग्राफिया का मतलब होता है बच्चे को लिखने में दिक्कत होना। डिसकैल्कुलिया का मतलब होता है बच्चे को मैथ्स में डिफ़िकल्टी होना। एंड अगेन, ये तीनों चीज़ों में बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम क्लास नर्सरी के बच्चे की बात करें और कहें कि शायद डिसलेक्सिया हो सकता है या एट रिस्क ऑफ डिसलेक्सिया है, तो इस बच्चे के जो शब्द होंगे, जो लेटर्स होंगे, वो उल्टे होंगे। B और D में बच्चा कंफ्यूज होगा, रीडिंग में भी और राइटिंग में भी। M एंड W में कंफ्यूज होगा, राइमिंग वर्ड्स में उसे डिफ़िकल्टी आएगी। जो नॉर्मली हम पोएम्स बोलते हैं, बच्चा वो प्रॉपरली नहीं बोल पाएगा। एंड डिसलेक्सिया में अगर हम और बड़ी एज ग्रुप में जाएं, क्योंकि हर बच्चा नर्सरी में डायग्नोज नहीं होता है, 5th 6th 7th या और हायर एज की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर बच्चे के जो वर्ड्स होते हैं उनमें स्पेलिंग एरर्स होते हैं। एक कॉमन वर्ड अगर हम लें, तो हमने बोला बकेट। अब बकेट सुनने में बकेट, तो वो BAKET भी लिख सकता है, BAKT भी लिख सकता है, मगर सही स्पेलिंग BUCKET होती है। तो बच्चे का जो ब्रेन है वो डिफरेंट वे में प्रोसेस कर रहा होता है, तो वो जिस तरह से शब्दों को सुनता है उसी तरह से लिखता है। ये हमने डिसलेक्सिया की बात करी। डिसग्राफिया में जो बच्चा पेंसिल होल्ड नहीं कर पाता है, लाइक फाइन मोटर में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, मगर बच्चा ब्लैक बोर्ड से प्रॉपरली कॉपी नहीं कर पा रहा है, जो एक राइटिंग की स्पीड होनी चाहिए वो मैच नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया साथ में भी हो सकते हैं एंड अलग अलग भी हो सकते हैं। डिसकैल्कुलिया में सेम तरह से जैसे डिसलेक्सिया में बच्चे को लेटर रिकग्निशन में डिफ़िकल्टी होती है, उसी तरह से डिसकैल्कुलिया में बच्चे को नंबर रिकग्निशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है, बच्चे को जो मैथ्स के कंसेप्ट्स हैं वो समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। एंड अगेन, इन तीनों ही चीज़ों में हर बच्चा अलग अलग लेवल पे इम्पैक्ट हो रहा होता है।
जैसे कि आपने डिसलेक्सिया के बारे में बताया, तो इस पर एक बॉलीवुड की मूवियाँ भी काफ़ी बनी हैं, जैसे कि तारे ज़मीन पर। तो क्या वो जो बच्चा था वो भी डिसलेक्सिया से ही फेस कर रहा था? हाँ जी। तारे ज़मीन पे एक बहुत रेवोल्यूशनरी मूवी हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पहले तक इस तरह के बच्चों को आलसी या मंदबुद्धि की कैटेगरी में रखा जाता था, और कई बार ऐसा माना जाता था कि बच्चा अगर नहीं पढ़ाई कर रहा है, फेल हो रहा है, तो वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। बट इस मूवी ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करी, जहाँ पे पेरेंट्स में ये एक अवेयरनेस आई कि नहीं, अगर मेरा बच्चा बार बार इस तरह से गलतियाँ कर रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, और वो समझूं मैं और इस बच्चे की हेल्प करूं। सो तारे ज़मीन पे मूवी इज़ माइलस्टोन बोल सकते हैं। बट अगेन, तारे ज़मीन पे मूवी में जो बच्चा है, उस दर्शिल दर्शिल ने एक छोटा सा रोल प्ले करा, एंड वो उस एज अप्रोप्रिएट प्ले करा। डिसलेक्सिया उससे बहुत अलग है, डिसलेक्सिया उससे बहुत ज़्यादा है, और वो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को अलग अलग लेवल पे, अलग अलग वे में इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो हर बच्चा जिसे डिसलेक्सिया है, वो शब्द उल्टे देखे, उल्टे लिखे ज़रूरी नहीं है। हर बच्चा जैसे डिसलेक्सिया है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हों ज़रूरी नहीं है। डिसलेक्सिया में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन इम्पैक्ट होता है, जिसमें रीडिंग स्किल्स इम्पैक्ट होती हैं, जिसमें रेट ऑफ रीडिंग इम्पैक्ट होती है। जी, जैसे कि अगर कोई नॉर्मल बच्चा है और कोई बच्चा है जिसे कोई भी डिसऑर्डर है, तो हम उन दोनों में अंतर कैसे करें और कैसे पता चलाएं माँ बाप को कि उनके बच्चे को कोई डिसऑर्डर है? मैम देखिए, डिसऑर्डर जो वर्ड है, शायद कहीं ना कहीं वो गलत वर्ड है, क्योंकि ये चारों जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस, ये डिसऑर्डर नहीं है। अच्छा। डिसऑर्डर हम तब कहते हैं जब कोई बीमारी है जिसे हमें सही करना है। अगर आपने कभी एक टर्म सुना हो, अभी हम बहुत ज़्यादा इस टर्म को यूज़ करते हैं, न्यूरोटिपिकल एंड न्यूरोडाइवर्स। सो जो ओके। न्यूरोटिपिकल होते हैं वो सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे या नॉर्मल लोग होते हैं, एंड जब हम न्यूरोडाइवर्सिटी की बात कर रहे होते हैं, तो वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर डिसलेक्सिया, कैलकुलिया, डिसग्राफिया या लर्निंग डिसेबिलिटी, एडीएचडी, ऑटिज्म एंड और भी अलग अलग तरह की कंडीशंस आती हैं। सो बच्चे को कैसे हम, जैसा आपका क्वेश्चन था, कमिंग बैक टू दैट, कि हम कैसे पहचानें कि बच्चे को किसी तरह की तकलीफ है, तो सबसे पहले ये समझने का नीड है हम बच्चे में क्या देखना चाह रहे हैं। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, एज अ पेरेंट आप भी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी बच्चा सफल नहीं हो पा रहा है, तो समझें कि क्या दिक्कत है जिस कारण से बच्चा स्पेलिंग याद नहीं कर पा रहा है। बच्चे को एक ही स्पेलिंग 10 बार लिखवाने से याद हो जाएगी, तो हमारे शब्दकोश में लाखों स्पेलिंग होती है, इनफैक्ट करोड़ों होती हैं, हम उतनी बच्चे को नहीं लिखवा के याद कर सकते हैं। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब एक पॉइंट पे हमें लगे कि हमने एफ़र्ट्स तो बहुत डाले हैं, बट इन एफ़र्ट्स में हमें उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो हमें पॉज लेकर किसी जो एक्सपर्ट हैं उनकी एक ओपिनियन लेनी चाहिए। जी, जैसे कि आपने पेरेंट्स की सपोर्ट की भी बात करी है, और माँ बाप के लिए तो अपने बच्चे सबसे प्यारे होते हैं दुनिया में। तो जब कोई पेरेंट्स आपके पास आते हैं और आप उन्हें बताते हैं कि उनके बच्चों को कोई ना कोई डिफ़िकल्टी है, तो इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनका रिस्पॉन्स किस तरीके से आता है? ओके, तो यहाँ पे बहुत मिक्स्ड रिएक्शन होता है, और जो 4 चीज़ें मैंने बोली, अगर उन 4 चीज़ों में से हम एक जो बिहेवियरल इशू है उसको साइडलाइन कर दें, तो जब ऑटिज़म के पेरेंट आते हैं, ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, जिसमें जैसा मैंने बताया कि बच्चे का जो विकास होता है वो नॉर्मल या दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में डिफरेंट वे में हो रहा होता है, कई बार ज़्यादा, कई बार कम। तो पेरेंट्स जब आते हैं, उनका कंसर्न क्या रहता है? उनका कंसर्न रहता है हमारा बच्चा आँख में आँख मिला के बात ही नहीं करता है। हम बच्चे को कई बार नाम पे बुला रहे होते हैं, बच्चा सुनता ही नहीं है। कहीं इसको सुनने में तो दिक्कत नहीं है। कई पेरेंट्स होते हैं जो सुनने की जांच करवा के आते हैं, वो नॉर्मल होती है, फिर भी बच्चा नहीं सुन रहा होता है। कई पेरेंट्स बोलते हैं कोविड के दौरान हुआ है, इसलिए स्क्रीन टाइम ज़्यादा दी है, शायद इसलिए बच्चा ऐसा है। तो जब एक डायग्नोसिस मिलता है ना कि बच्चा जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, बच्चा एक्चुअली में कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, एंड बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किसी ना किसी वे में शायद थोड़ा सा पीछे है, तो पेरेंट
मोटिवेट ही होते हैं, क्योंकि उन्हें अब पता है, उन्हें एक राह मिलती है कि अब उन्हें कहाँ वर्क करना है। एंड सेम चीज़ जब पेरेंट आते हैं और स्कूल में बच्चा फेल हो रहा होता है या वो साल भर मेहनत करता है, लास्ट में वो रिजल्ट नहीं लेकर आ पाता है जो लाना है। एंड कई बच्चे तो डिसलेक्सिया के स्कूल जाने से भी कतराते हैं। तो वहाँ पर भी जब पेरेंट्स को एक डायग्नोसिस मिलता है, एक राह मिलती है कि अब उन्हें कैसे वर्क करना है, अब वो बच्चे को कहीं लेकर जा सकते हैं। तो अभी तक मैं अगर पेरेंट्स रिस्पॉन्स की बात करूं तो 99.9% पेरेंट हैप्पी ही होते हैं कि अब उन्हें पता है कि क्या करना है एंड वो बच्चे को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। जी, और ऐसे बच्चे स्कूल जाने से भी कतराते हैं थोड़ा सा। हाँ, स्कूल जाने से कतराते हैं क्योंकि स्कूल में या बच्चे को जो एक्चुअल सपोर्ट का नीड होता है वो बच्चे को उस वे में नहीं मिल रहा होता है। एक बच्चा जो ब्लैक बोर्ड से देख के नहीं लिख पा रहा है, वो उसकी कॉपी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट डे वो स्कूल जाने से कतराएगा क्योंकि कॉपी कंप्लीट नहीं है, स्कूल में डांट पड़ेगी। जी, तो ऐसे में टीचर्स और उसके साथ में जो भी फ्रेंड्स रहते हैं और स्कूल का कितना सपोर्ट रहना चाहिए? देखिए, सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 100% सपोर्ट की इन बच्चों को ज़रूरत होती है। हमारे, आपके एंड सोसाइटी के सपोर्ट से ही सारे बच्चे आगे जा सकते हैं। तो जब बच्चे का एक डायग्नोसिस होता है, एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन होता है कि बच्चे को किन किन डोमेन्स में, किन किन एरियाज़ में डिफ़िकल्टी है एंड वो डिफ़िकल्टी में टीचर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, टीचर्स कहाँ सपोर्ट कर सकते हैं, टीचर्स को क्या हेल्प करनी है। मान लीजिए एक बच्चा है जिसका डायग्नोसिस हुआ है कि इनअटेंटिव है या हाइपर एक्टिव है। इनअटेंटिव है मतलब बच्चे का, मैडम पढ़ा रही हैं, बच्चा इधर देख रहा है, बच्चा उधर देख रहा है, इधर देख रहा है। सो वहाँ टीचर का रोल होता है, जब मैडम पढ़ा रही हैं एक बार बच्चे का नाम ले लें, विजय, हाँ, बच्चा वापस से उधर आ गया। या हाइपर एक्टिव है तो उसको किसी ना किसी चीज़ में इंगेज करके रखें, एक ऐसा बडी उसे असाइन कर दे जो जब वो लिख रहा है, अगर वो बच्चा ब्लैक बोर्ड से देख के नहीं लिख पा रहा है तो वो दूसरे बच्चे की कॉपी में से देख के लिख ले। तो वहाँ पर क्लासरूम, टीचर, बाकी के स्टूडेंट्स, सभी का एक ना कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है जिससे ये बच्चा भी ब्लूम कर सकता है। इससे उनको काफ़ी मदद मिल सकती है उनकी हाँ जी, हाँ जी, डिसेबिलिटी और जो भी हाँ दिक्कत जी। है। अगर कोई भी बच्चा डिसेबिलिटी या जैसे हम कह सकते हैं कि पढ़ने लिखने में उन्हें तकलीफ होती है, तो उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए और क्या सही उम्र रहती है उनके ट्रीटमेंट को चालू करने के लिए? हम जब बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की तो सबसे पहले हमें ये समझने का नीड है कि हमें ट्रीटमेंट किस चीज़ का करना है। इसे मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। कई बार जब हमें बुखार आता है तो हम हमारे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें पैरासिटामोल देता है और हमारी तबीयत सही हो जाती है। कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार हम 2 दिन तक दवाई खाते हैं फिर भी तबीयत सही नहीं होती है। फिर हम वापस से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है एक ब्लड टेस्ट कराकर देखते हैं, कहीं मलेरिया तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है, या फिर अभी वायरल बहुत चल रहा है, वायरल तो नहीं है। ये ब्लड टेस्ट क्यों करवाया जाता है? ये ब्लड टेस्ट इसलिए करवाया जाता है कि जो दवाई आपको देनी है वो सही मिले एंड इस जो टेस्ट के बेसिस पे जो दवाई दी जाएगी उससे आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो जल्दी मिलेंगे। ट्रीटमेंट टेस्ट के बाद होता है। तो उसी तरह से जब जो कोई बच्चा, पेरेंट हमारे पास आता है तो पहले टेस्ट होता है समझने के लिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम समझ में आई, प्रॉब्लम समझने के बाद काम करना शुरू होता है, उसे हम ट्रीटमेंट कहते हैं। तो जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, डिसलेक्सिया की बात करते हैं, तो सबसे छोटे बच्चे जो मैंने देखे हैं जिनका हमने असेसमेंट करा है और जिनके साथ वर्क करा जा सकता है, तो वो 3 साल की उम्र से हम काम कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं ऑटिज़म की, ऑटिज़म में बच्चे का जो डायग्नोसिस होता है वो 1 साल से हो जाता है, क्योंकि बच्चा आँख नहीं मिला रहा होता है, सुन नहीं रहा होता है, बच्चे का जो विकास है वो नॉर्मल से थोड़ा सा पीछे हो रहा होता है। तो वहाँ पर बच्चे का असेस करके अगेन आप काम करना शुरू कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी की। तो हाइपर एक्टिविटी में एज सच डायग्नोसिस बहुत जल्दी नहीं होता है, लेकिन इस कंडीशन में सिम्टम के बेसिस पे हम काम करना शुरू कर सकते हैं कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी के कारण बच्चे की दिनचर्या में कहाँ उसे डिफ़िकल्टी आ रही है। बच्चा अगर इनअटेंटिव है तो उसके इनअटेंशन के कारण कहाँ डिफ़िकल्टी हो रही है। तो उन सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए हम ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। जी, ट्रीटमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि जो भी बच्चे को दिक्कत हो रही है हम उसे ठीक कर सकें। मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं या जिनके परिवार में उन्हें पता ही नहीं रहता है कि उनके बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी है, तो ऐसे में वो डिफ़िकल्टी का कोई हल नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों को आगे जाके क्या होता है? देखिए, इसमें मैं 2 केस शेयर करना आपके साथ चाहूँगी, जिसके अंदर एक बच्चा मेरे पास आया, वो क्लास 7th में है।
7th क्लास का बच्चा अपना नाम नहीं लिख सकता है। 7th क्लास का बच्चा 3 लेटर वर्ड जैसे कि कैट बैट नहीं पढ़ सकता है, और नंबर्स का उसे ऐसा समझ नहीं है। पेरेंट्स आए कि ये पढ़ता ही नहीं है, इसको समझ ही नहीं है, हम मार लेते हैं, डांट लेते हैं, बट ये सुनता ही नहीं है, ट्यूशन वाली भी आकर समझा देती हैं बट नहीं समझ में आता है। जब इस बच्चे का असेसमेंट करा, इस बच्चे का आईक्यू ही कम था, और आईक्यू इतना कम था कि उसका उस लेवल पर पास होना, स्कूल में परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है। सो अब 7 तक बच्चा आ गया है। इसी बच्चे का अगर हमने असेसमेंट या डायग्नोसिस जब ये फर्स्ट में था, जब फर्स्ट में पेरेंट्स समझते कि ये स्कूल में पिछड़ रहा है या बाकी की सामाजिक गतिविधियाँ उस हिसाब से नहीं कर रहा है जैसे कि दूसरे बच्चे करते हैं, हम तब करते, तो आज बच्चे के साथ काम करने का तरीका अलग होता। बट अगेन जब भी बच्चा आता है, देर है बट उतनी देर नहीं होती है कि हम कभी काम नहीं कर सकते। तो जिस दिन बच्चा आता है, जिस दिन बच्चे का डायग्नोसिस है, जिस दिन पेरेंट को समझ में आता है कि हाँ कुछ तो अलग है और उस पर काम करने का नीड है, तो वहाँ से प्लानिंग स्टार्ट होती है। और प्लानिंग स्टार्ट होती है कि बच्चा आज यहाँ है और बच्चे को यहाँ लेके जाना है, तो हम एक्चुअली में कहाँ लेके जा सकते हैं ताकि ये बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, और हम रहें ना रहें, बट ये अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। मगर जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतना अच्छा रहेगा। हाँ, अर्ली इंटरवेंशन उसे बोलते हैं। अर्ली इंटरवेंशन जो है वो की टू सक्सेस है, कि जैसे ही आपको लगा कि बच्चा क्यों हमारा बच्चा बी उल्टा बना रहा है, और चलिए यहाँ पे हम ABCD की बात ही नहीं करते हैं। कई बच्चे हैं जो 4 साल तक बोलते नहीं है, और दादी बोलती हैं कि अरे इसके पापा भी 5 साल में बोले थे, ये भी बोल लेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, कई बच्चे होते हैं जो घुट्टन ही नहीं चलते, सीधे चलने लगते हैं, तो घर में हम बड़े वाहवाही से बोल रहे होते हैं, अरे ये तो घुट्टन चला ही नहीं, सीधे चलने लगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, इनका बच्चे के विकास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपका बच्चा कभी भी ये माइलस्टोन मिस कर रहा है तो प्लीज़ उसके पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें, उन्हें बताएं कि बच्चा ये चीज़ नहीं कर रहा है। बहुत सारे सिम्टम होते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनको किसी का टच करना पसंद नहीं है, कई बच्चे होते हैं जिनको आवाज़ शोर हो रहे होते हैं और बहुत हल्का सा शोर होता है वो कान बंद कर लेते हैं, कई बच्चे होते हैं जो डब्ल्यू सिटिंग में पैर उल्टा करके बैठते हैं। ये मिक्स सिम्टम्स होते हैं, एंड ये सारे सिम्टम्स अलार्मिंग है, ये रेड फ्लैग्स हैं। ये रेड फ्लैग्स हमें कहीं ना कहीं बता रहे होते हैं कि प्लीज़ जाएं, एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है। आप अगर अभी कंसल्ट करेंगे, अभी बच्चे के साथ काम करना शुरू करेंगे, तो इम्प्रूवमेंट भी बहुत जल्दी आएंगे। जी बिल्कुल। और ट्रीटमेंट्स के लिए हमने जैसे सुना है म्यूज़िक थेरेपी होती है, डांस थेरेपी होती है, और अलग अलग तरह की क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में आप बताएं। ओके मैम, अगर हम थेरेपीज़ की बात करें तो एंडलेस थेरेपीज़ हैं, मगर मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि हमेशा आप जब थेरेपी की तरफ जा रहे होते हैं, थेरेपी के लिए आपको सजेस्ट करा जा रहा होता है, तो आप समझें इस थेरेपी, स्पेसिफिक थेरेपी से आपके बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आएगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है जिससे हम बच्चे के व्यवहार में चेंज लेकर आते हैं। म्यूज़िक थेरेपी है, म्यूज़िक थेरेपी जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। मगर अगेन इस बच्चे को ऑडिटरी इशू नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम किसी ने कहा कि गुड़ खाना अच्छा होता है, लेकिन सामने वाले को तो शुगर है। सही बात है। तुम शक्कर नहीं खा सकते हो मगर तुम खंड खा सकते हो। तो जो अवेयरनेस है ना, कई बार अवेयरनेस थोड़ा सा मिस अवेयरनेस की तरफ भी जाती है। बच्चे के लिए क्या अप्रोप्रिएट है, थेरेपीज़ एंडलेस थेरेपीज़ हैं, बट ऑथेंटिक थेरेपीज़ लिमिटेड हैं, एंड जो भी थेरेपिस्ट होते हैं वो RCI सर्टिफाइड होते हैं। अच्छा। लाइक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहाँ से सर्टिफिकेशन होता है। सो जब ट्रेंड थेरेपिस्ट एक बच्चे के साथ वर्क करता है, बच्चे में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, एंड बच्चा बहुत, जैसे एक फ्लावर ब्लूम नहीं करता है वैसे वो ब्लूम कर रहा होता है। और ऐसे भी माना जाता है कि ऑटिज्म वाले कुछ बच्चे काफ़ी स्मार्ट होते हैं, जैसे कि बहुत एग्जाम्पल्स हैं। आइंस्टाइन को भी कहा जाता है कि उनको भी कुछ सिम्टम्स थे, तो इससे रिलेटेड आप बताइए। देखिए, ऑटिज्म जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, तो इसके अंदर एक बच्चा है जिसका विकास दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में कम हो रहा है। अच्छा। दूसरा बच्चा है जिसका विकास दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा हो रहा है। तो ये पेरेंट भी हमारे पास आते हैं, इनका बोलना होता है कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों से अलग है, ये पेरेंट भी आ रहे होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक केस के थ्रू देना चाहूँगी। हमारे पास एक बच्चा आया जो क्लास 6th में है,
उसके जो मामा जी हैं वो डॉक्टर हैं, एंड सालों से इस बच्चे को सब लोग कहते हैं यार ये मंद बुद्धि है, अच्छा। समझ ही नहीं आता है इसको, कुछ भी कहो कुछ भी करो, लेकिन मंदबुद्धि वो कहते हैं और खुद ही समझ नहीं पाते क्योंकि बच्चा क्लास में टॉपर है। अगर आप मंदबुद्धि कह रहे हैं, मतलब पहली सबसे चीज तो अलग। ये वर्ड ही नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन नॉर्मल घर में जो बोलचाल में ये वर्ड बहुत इजीली बोला जाता है, जिसको समझ में नहीं आ रहा, नहीं रीड कर रहा, चलो ये ऐसा है, ठीक है। अब वो मामा जी बच्चे को लेकर आए कि मैडम कुछ तो दिक्कत है, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा दिक्कत क्या है। ये दूसरे बच्चों से बात नहीं करता है, खेलता कूदता है तो लड़ लेता है, कुछ भी शोर होता है कान बंद कर लेता है, पढ़ाई में एग्जाम के टाइम पे फुल में से फुल मार्क्स आ जाते हैं। इनफैक्ट ये है 6-7, मतलब हाँ 5th में था, 5th में है, लेकिन मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ, बायोलॉजी में इसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ रहा होता हूँ, ये मुझे जवाब दे देता है। तो क्या करा जाए? अब देखने में अगेन जब हम ऑटिज्म के साइन एंड सिम्टम की बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट भी है बच्चे का, आप और मैं जैसे बात कर रहे हैं बच्चा वैसे ही बात कर रहा है। तो जब 1-2 दिन तक असेसमेंट करा गया, चीज़ें समझी गई, इस बच्चे का जो आईक्यू है वो 140 है। नॉर्मल आईक्यू का रेंज 90 to 110 होता है, 140 इज लाइक तो बहुत हाई। अब ऑटिज्म तो है, बट ऑटिज्म का जो लेवल है वो लोअर साइड निकल कर आया। सो ये बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगेन डिफ़िकल्टी पेरेंट को क्या थी? पेरेंट को डिफ़िकल्टी थी कि हमारा बच्चा सोशलाइज नहीं कर पा रहा है, हमारे बच्चे का दिमाग तो बहुत तेज़ है लेकिन एग्ज़ाम में वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जैसे कर सकता है। तो हाई परफॉर्मिंग आईक्यू वाले बच्चे भी होते हैं। तो मतलब बच्चों में सिम्टम्स अलग अलग पाए जाते हैं, कुछ लोग बहुत स्मार्ट हो जाते हैं और कुछ लोग थोड़े से वीक हो जाते हैं पढ़ने में और सोशल अपब्रिंगिंग में जो भी। हाँ देखिए हो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा विकास होता है, हमारी 5 उंगलियां हैं, जी। हमारी 5 उंगलियों का साइज अलग अलग है और 5 उंगलियों का रोल अलग अलग है। तो जब हम बच्चे के विकास की बात करते हैं तो विकास जो होता है ना वो बराबर होना चाहिए। अच्छा। जब बच्चे का जन्म होता है और वो थोड़े दिन का होता है तो हम ऐसे हाथ देख के जब बच्चे को उठाते हैं तो सबसे पहले गर्दन में कंट्रोल आता है, आंखें ठहरती है, फिर बच्चा बैठता है सपोर्ट से, फिर हमारे सपोर्ट से खड़ा होता है, फिर चल रहा होता है। तो जब ये वाले डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो जब ये डेवलपमेंट हुआ तो फिजिकल डेवलपमेंट तो बच्चे का प्रॉपर हो गया, बच्चा चल रहा है, हाइट हेल्थ सब बराबर हो रही है। दूसरा हमारा आता है अडाप्टिव। अडाप्टिव का मतलब होता है बच्चा अपनी चीज़ें कितनी कर पा रहा है। तो यहाँ पर कई बार हमें देखने को मिलता है बच्चा उतना नहीं कर पाता है। रीज़न, 2 रीज़न, एक तो हाँ उसका जो डिफ़िकल्टी है डायग्नोसिस है उस कारण से, दूसरा घर में बच्चे को मौका ही नहीं मिलता है ना खुद से कोई चीज़ करने के लिए, तीसरा आता है बच्चे में कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर है, फिर आया हमारा कम्युनिकेशन, सोशल इमोशनल, कॉग्निशन। तो अगर ये 5 डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहे हैं तो ठीक है। अगर ये कम हुआ, ये 4 ज़्यादा हैं तो भी बच्चा हल्का सा अलग लगेगा। अच्छा। डिफ़िकल्टी उसे कितनी आएगी वो नहीं पता है, बट ये अलग है। तो जब बच्चे का हम थेरेपी प्लान कर रहे हैं या कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो जो ये वाला डोमेन है ये डोमेन भी इक्वलाइज होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि बच्चों में अलग अलग तरह की डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो ऐसे बच्चे के मानसिक और व्यवहार पर इसका क्या असर पड़ता है? हम अगर मानसिक की बात करें और एक ऐसी एज में जाएं जहां पर बच्चा थेरेपी पार्ट कंप्लीट कर चुका है, 10-11 साल का है, उसका जो सोशलाइजेशन है वो एप्ट नहीं है, या फिर जो उसका एक्सप्रेस करने का कम्युनिकेशन है वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है। जब मैडम क्लास में कुछ करवा रही हैं और वो रोक के नहीं पूछ पाता है कि नहीं मेरा नहीं हुआ है अभी रुक जाइए, तो स्ट्रेस आता है। तो ये सारी चीज़ें तो अपने आप में बच्चे पे एक इम्पैक्ट डाल ही रही होती है। साथ ही साथ इनके कारण बच्चा जिन चीज़ों को नहीं कर पाता है उससे बिहेवियरल इश्यूज बहुत आते हैं। बच्चा गुस्सा करता मतलब शुरू से गुस्से वाला नहीं होता है, लेकिन जब वो अपने आप को समझा ही नहीं पा रहा होता है तो वो झुंझला जाता है। तो यहाँ पे बिहेवियरल इशू फिर एक एज के बाद हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं और उन पे फिर हमें वर्क करना होता है, एंड वो टाइम के साथ फिर सेटल भी हो जाते हैं जब प्रॉपर उनके साथ वर्क करा जाता है। तो जी,
ऐसे बच्चे जिन्हें डिफ़िकल्टी होती है वो सोशल सराउंडिंग में या लोगों के साथ समाज में कितना घुल मिल पाते हैं? अगेन डिपेंड करता है कि उनकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना समझ पा रही है कि बच्चा जो चीज़ें कर रहा है वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो हो रही हैं एंड उन पे हम वर्क कर सकते हैं। एक बच्चा जो क्लास में फेल हो रहा है और उससे एक्सपेक्ट करा जाए कि वो एक ऐसी गैदरिंग में जाए जहाँ पे बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों के मार्क्स बता रहे होंगे, तो बच्चा हीन भावना का शिकार होता है। एक बच्चा जिसे बहुत सारे लोगों के बीच घबराहट होती है बात करने में, उसे हम एक ऐसे तामझाम के बीच लेकर चले जाएं जहाँ पे बहुत सारी लाइट है, बहुत सारा शोर हो रहा है, ये बच्चा भी अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो जब हर इंडिविजुअल अलग है और हर इंडिविजुअल का कंफर्ट लेवल अलग है, तो हम इन बच्चों को वो इन्वायरमेंट क्यों नहीं दे सकते हैं जिसमें ये कंफर्टेबल फील करे। जब हम उन्हें वो इन्वायरमेंट देते हैं, समझते हैं कि हाँ इसका ये डिफ़िकल्टी है, इसको नहीं ये चीज़ करवाते हैं, तो बच्चों में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है एंड ये समाज में भी फिर कोप अप कर लेते हैं। अच्छा, और ऐसा भी कहते हैं कि कुछ-कुछ बच्चों को मेडिसिन दी जाती है, तो मेडिकेशन का क्या असर पड़ता है और अगर क्या ये लेना ज़रूरी है? देखिए, मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो मेडिकेशन तब दिया जाता है जब थेरेपी से उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आता है जो एक्सपेक्टेड है एंड साथ ही साथ अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है। कोमॉर्बिड कंडीशन का मतलब होता है कि ऑटिज्म एंड हाइपर एक्टिविटी साथ में है। अब जब हम ऑटिज्म पे थेरेपी पे वर्क कर रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी इतनी लाउड है कि बच्चा कुछ सीख ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर मेडिकेशन हमें सपोर्ट करती है बच्चे को आज की डेट में चीज़ें सिखाने के लिए। सो मेडिकेशन हेल्पफुल होती हैं एंड बाय द टाइम थेरेपी के साथ साथ ये कम भी होती हैं एंड बंद भी हो जाती है। और अगर किसी बच्चे को मेडिकेशन ना दी जाए, तो फिर उसका उस पे कोई भी असर पड़ता है? मेडिसिन्स हर केस में ज़रूरी नहीं होती हैं। अच्छा। सो बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पर मेडिकेशन का नीड होता है एंड मेडिकेशन पे बहुत सारी रिसर्च की जा रही है कि किस कंडीशन में कौन सी मेडिकेशन का नीड है। सो एज आई सेड, अलग अलग बच्चे पे डिपेंड करता है कि उन्हें मेडिकेशन का नीड है या नहीं है। अगर नीड है और फिर हम नहीं देते हैं तो हम बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, और अगर नीड नहीं है एंड जस्ट हम बिना थेरेपी के बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सोच रहे हैं और हमें रातों रात कोई चमत्कार चाहिए और हम शॉर्टकट अपना रहे हैं, हम तो भी गलत कर रहे हैं। कहते हैं खाने का भी असर पड़ता है आपके दिमाग पे या आपके स्वास्थ्य पर, तो ऐसे बच्चों को या जो भी नॉर्मली बच्चे हैं अपनी मानसिक पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरीके का खान-पान लेना चाहिए? मैम, किस तरह का खान पान लेना चाहिए के बजाय मैं ये बताना चाहूँगी कि किस तरह का खान पान नहीं लेना चाहिए। जी। जब हम हाइपर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम इनअटेंशन की बात कर रहे हैं, हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये बच्चों को हम जितना कम मीठा दें उतना अच्छा है। मीठा खाने से एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाता है और इन बच्चों में ऑटोमेटिक पहले से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल रहता है। अच्छा। साथ ही साथ जो पैक्ड फूड होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनमें पैक्ड फूड अवॉइड करना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ जब हम घर में कर रहे होते हैं, बच्चे को थेरेपी दिलवा रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे चेंजेस है जो हम देख रहे होते हैं। अब मान के चलिए, एक तरफ हम बोल रहे हैं बच्चे में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एक जगह नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल कूदता रहता है, फांदता रहता है। ये हमने 3 बजे देखा बच्चा यहाँ कूद रहा है, 3:15 बजे मम्मी जूस का गिलास लेके खड़ी है, चलो तुम्हें तो जूस पीना है। तो बच्चे का हाइपर एक्टिविटी कम नहीं हुआ और आपने वापस से एनर्जी उसको दे दी और फिर हम उसे कम करने के लिए थेरेपी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं। तो अगर हम प्रॉपर फूड को प्लान करेंगे, प्रॉपर टाइमिंग के साथ प्लान करेंगे एंड बच्चे को भूख लगने पे खाना देंगे, तो बच्चे का जो विकास है वो प्रॉपर होगा। विनी जी, आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और साथ ही लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई है कि हमें बच्चों को किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ इंदौर डायरी का आज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।